नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेमेस्टर 4 के इंग्लिश का 2020 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला सेक्शन हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पीय है ना। तो आपके पास इसमें क्या होंगे? ऑप्शंस होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो किससे रिलेट करती है या उसमें क्या होता है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वर्ड पैटर्न, सेकेंड ऑप्शन है सेंटेंस पैटर्न, थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2 यानी कि वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है लेटर पैटर्न। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, क्या होगा? बोथ 1 and 2। क्यों दोस्तों? स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या होता है? वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न दोनों को ही कंसीडर किया जाता है। ये मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी आपको जब बताया है, जब आपको स्ट्रक्चरल अप्रोच पढ़ाया था। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहें तो उसमें आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2, ही हैज़ अ ग्रेट अफेक्शन डैश मी। दोस्तों अफेक्शन वर्ड हमेशा फॉलो होता है फॉर से। फॉर जो प्रीपोजिशन यूज़ होता है वो अफेक्शन के साथ में यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 जो है फॉर, वो सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्राइमरी स्किल्स आर टू बी डेवलप्ड थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। दोस्तों आपके पास यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। पहला है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सेकेंड ऑप्शन है रीडिंग एंड राइटिंग, थर्ड ऑप्शन है लिसनिंग एंड राइटिंग, फोर्थ ऑप्शन है स्पीकिंग एंड रीडिंग। दोस्तों यहाँ पे आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है? रीडिंग एंड राइटिंग प्राइमरी स्किल्स जो होती हैं वो डेवलप होती है। ठीक है दोस्तों, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के लिए आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज। दोस्तों डायरेक्ट मेथड को ना ओरल मेथड और नेचुरल मेथड भी कहा जाता है। तो आपके पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो कि नेचुरल मेथड दिखा रहा है या फिर ओरल मेथड? दोस्तों हमारे पास ओरल मेथड का तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन 3 है नेचुरल मेथड। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नेचुरल मेथड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, बीवेयर डैश डॉग्स। दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत ही जेन्युइन स्टेटमेंट है। अगर आपको नहीं भी आता है तो आपने कभी कहीं बोर्ड होर्डिंग्स देखी होंगी, वहाँ पे लिखा रहता है ना कि बीवेयर ऑफ डॉग्स। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर? ऑफ। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन फ्रॉम है, सेकंड ऑप्शन टू है, थर्ड ऑप्शन ऑफ है, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप नन ऑफ द अबव का सोचेंगे भी ना तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेंटेंस को कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास अगर बीवेयर डॉग्स बोलते हैं तो ये कोई सेंटेंस का सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, बीवेयर ऑफ डॉग्स। तो दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, क्या है? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों इसमें क्या करना होता है? आपको याद मिनिमम वर्ड्स आपके क्या होते हैं? 30 वर्ड्स में आपको इसको खत्म कर देना होता है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इंडिकेटिव स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, तो आप इसको वैसे ही करेंगे। जैसे क्वेश्चन 6 आपका क्या कह रहा है? चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि वर्ब है क्या आपके स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट क्या दिया है दोस्तों? आपका स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? राम राइट्स अ लेटर। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मेट होता है दोस्तों क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में। ओके फ्रेंड्स, राम के बारे में। तो राम आपका सब्जेक्ट हो गया। हैज़ और हैव यूज़ करना है, तो यहाँ पे हैज़ और हैव हर जगह पे भी आपको जब भी यूज़ करना होता है क्या होता है? कंडीशंस होती हैं। हैज़ कब यूज़ करते हैं? जब आपका जो स्टेटमेंट है वो अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो आप उसको हैज़ यूज़ करेंगे वहाँ पे। अगर प्लूरल फॉर्म में है तो आप हैव यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर्टिकुलरली एक पर्सन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट क्या है? सिंगुलर स्टेटमेंट है, तो आप हैज़ यूज़ करेंगे। फिर आपको यूज़ करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पहले आपको पता करना पड़ेगा आपका वर्ब क्या है। और दोस्तों वर्ब क्या होता है? जो भी डूइंग यानी एक्शन बताता है, डूइंग वर्ड होता है, उसे हम कहते हैं वर्ब। तो यहाँ पे आपका क्या है? राम राइट्स अ लेटर,
यानी कि आपको एक्शन देखना है, तो लिखने का काम हो रहा है, राइट्स अ लेटर, तो ये आपका हो गया वर्ब। तो राइट्स यानी राइट, ओके। तो ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, राइट। सेकेंड फॉर्म क्या होगी, रिटन, सॉरी रोट। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। तो आपका सेंटेंस दोस्तों कैसे बनेगा, राम हैज रिटन अ लेटर। दोस्तों ये हो गया आपका क्वेश्चन 6 कंप्लीट, ओके, और यही आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। दोस्तों आपके पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको इसको करेक्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका स्टेटमेंट क्या है, मोहन प्रिफर्स कॉफ़ी दैन मिल्क। दोस्तों यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत कहाँ पे आता है, जो दैन वर्ड है ना दोस्तों, ये नहीं रहेगा। कंपेयर कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आपको यूज़ क्या करना है, आपका स्टेटमेंट सही कब होगा, जब आप यूज़ करेंगे मोहन प्रिफर्स कॉफ़ी टू मिल्क। तो आपके स्टेटमेंट में दैन नहीं होगा, टू होगा, ओके फ्रेंड्स। तो मोहन प्रिफर्स कॉफ़ी टू मिल्क, ओके फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एन एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। आपके पास स्टेटमेंट क्या दिया है दोस्तों, पवन इज अ हैंडसम डैश इंटेलिजेंट बॉय। दोस्तों कंजंक्शन होते क्या है, कंजंक्शन होते हैं जॉइनिंग वर्ड्स। दो सेंटेंसेस को अगर आपको जॉइन करना है या दो बातों को आपको रिलेट करके बोलनी है तो आप उसमें कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे एंड, बिसाइड, इस तरह के वर्ड्स जो आप यूज़ करते हैं ना जॉइनिंग वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके कंजंक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पवन एक पर्सन है, उसके बारे में दो बातें कही गई हैं, क्या कि वो हैंडसम भी है और इंटेलिजेंट भी है, और ठीक है मैंने हिंदी में ही बोल दिया और। तो आपको कंजंक्शन क्या यूज़ करना है, एंड। क्या यूज़ करना है दोस्तों, एंड। तो आपका पवन इज अ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है दोस्तों। तो अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज मार्च फॉरवर्ड इज। इंपरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है, ये दो ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। आपको बताना है कि मार्च फॉरवर्ड जो है वो किस तरह का फ्रेज है, इंपरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। फ्रेज है कि सेंटेंस है, ये आपको पहली बात तो यही क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मार्च फॉरवर्ड एक सेंटेंस है, ऐसे कि ये एक पूरा कमांडिंग स्टेटमेंट है, कमांड कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई सीनियर ऑफिसर है, वो पूरे ट्रूप को एक साथ कह रहा है मार्च फॉरवर्ड, वो एक कमांड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है इंपरेटिव स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि जो इंपरेटिव होते हैं, इंपरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, वो ऑर्डर्स दिखाते हैं, रिक्वेस्ट दिखाते हैं, इस तरह का जो स्टेटमेंट होता है उसे हम इंपरेटिव स्टेटमेंट कहते हैं या सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं जब आपके स्टेटमेंट में, आपके सेंटेंस में ओह, वाओ, इस तरह का जब भाव आता है आपके स्टेटमेंट में, कभी साइन ये लगा होता है जिसे एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके फ्रेंड्स। तो आपका ये मार्च फॉरवर्ड जो है वो किस टाइप का सेंटेंस हो गया, इंपरेटिव। आपका आंसर क्या है, इंपरेटिव, ओके फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपके पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते क्या है, पहले तो यही क्लियर होना चाहिए। मैंने वैसे तो पहले वीडियोस में बता रखा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फिर भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज तो होना ही चाहिए। तो आपको उसमें क्या, जब आपको डिपेंडेंट क्लॉज लाने होते हैं तो आप कैसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ऑल्दो, बिसाइड्स, ठीक है, आप ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, ऑल्दो। क्यों, क्या है कि आपको दो बातें एक इंसान के बारे में बताई गई हैं इस सेंटेंस में, ठीक है, आपको उसको कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो आप कैसे बताएंगे, ऑल्दो ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि बट नहीं यूज़ करना है आपको। जब आप ऑल्दो का यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप ऑलरेडी दो बातों को एक साथ बोल सकते हैं। कैसे, कॉमा से सेपरेट कर दीजिए। कैसे, ऑल्दो ही इज़ पुअर, कॉमा, ही इज़ ऑनेस्ट। आप जैसे ही ये लिखते हैं ना फ्रेंड्स, आपका ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना था, तो आपने क्या किया, ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट। कॉमा मत भूलिएगा फ्रेंड्स, कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है फ्रेंड्स, पंक्चुएशन मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू ऑलवेज पे हीड टू इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। फ्रेंड्स, कंपाउंड सेंटेंस जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस में मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, वैसे ही मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। दोस्तों, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? जब भी किसी सेंटेंस में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होने चाहिए, ठीक है, जिनको हम कॉमा, सेमीकोलन या कंजंक्शन से सेपरेट करते हैं, तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? ये आपका ऑलरेडी क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जो क्या दिया हुआ है, बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आपको इसको कन्वर्ट करना है कंपाउंड सेंटेंस में। ठीक है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे जैसे कॉमा, सेमीकोलन या कंजंक्शन, इस तरह के क्लॉजेस आपको यूज़ करने हैं, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या आप यूज़ करेंगे? इस सेंटेंस को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप यूज़ करेंगे ही इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल। ठीक है, अगर आप इस तरह से इसको यूज़ करेंगे तो वो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ही इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट, ही इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि ही इज़ नॉट ओनली जेंटल बट ऑल्सो इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, पर ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसी तरह से करते करते पूरे 2 सेक्शंस कंप्लीट कर लिए। ऑब्जेक्टिव वाला हो गया है एंड शॉर्ट आंसर भी हो चुका है, सॉरी वेरी शॉर्ट आंसर हो चुका है। सो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट सेक्शन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इसमें आपके पास 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 2 स्टेटमेंट्स, 2 ईडियम्स दिए हुए हैं, आपको उसमें बताना है, उसकी मीनिंग बतानी है, सिर्फ और सिर्फ मीनिंग बतानी है। ओके, क्या है पहला वाला? देखते हैं, टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। दोस्तों, इसको आप हिंदी वाले से अगर रिलेट करें, हिंदी का जो मुहावरा हमारे पास होता है, क्या होता है? पहले तो आप इसको हिंदी में बोल के देखें, टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, यानी कि एक पत्थर से 2 चिड़ियों को मारना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अगर इसको हिंदी में रिलेट करें हिंदी के मुहावरे से, तो मुहावरा आपके पास 2 आते हैं। ठीक है, एक तो आएगा एक पंथ 2 काज करना। ठीक है, दूसरा आता है एक तीर से 2 निशाने करना। ठीक है, तो आप इससे अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको लिख पाएंगे, बहुत ही ईजी है दोस्तों। तो इसका आप इंग्लिश में आप इसको कैसे लिखेंगे? टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन का मीनिंग आप इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, टू डू 1 थिंग विच विल अचीव 2 रिजल्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, 2 रिजल्ट मिलते हैं आपके एक काम करने से, तो हम उसे कहते हैं टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ईडियम फ्रेज है नो पेन नो गेन। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है? जब तक कि आपको कोई कष्ट नहीं होगा आप कुछ पाएंगे नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसके लिए इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, है ना? इंग्लिश में आप लिखेंगे नो आउटकम्स और रिजल्ट्स। आपका मन है, आप चाहें तो उसको रिजल्ट लिख लें या फिर उसको आउटकम लिख लें। नो आउटकम्स और रिजल्ट्स आर अचीव्ड विदाउट सफरिंग। ठीक है, सफरिंग में आप SUFFERING यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, राइट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दोस्तों, क्या है आपके पास एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है ना, आपको उसके लिए एक वर्ड बताना है। इसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन है। तो आपके पास स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है आपका, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 1 कंट्री इन अनदर। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव की, तो इसमें क्या होता है? जब एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो हम उसे कहते क्या हैं? हर देश में जो राजदूत होते हैं ना, वो होते हैं डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स। तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्बेसडर। तो आपके लिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? एम्बेसडर। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पेलिंग मैं यहाँ पे दूर से लिख दे रही हूँ ताकि प्रॉपर दिखे। AMBASSAODOR। ओके फ्रेंड्स,
ये हो गया एम्बेसडर। ओके, ये किसका आंसर है? क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट पार्ट का। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 के सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या है? टू वन हु बिलीव्स इन फेट, जो किस्मत पे बिलीव करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फेटलिस्ट। फेटलिस्ट, ठीक है फ्रेंड्स, उसे कहते हैं फेटलिस्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट कंजंक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। दोस्तों यहाँ पे कंजंक्शन आपको ब्रैकेट में दे रखे हैं और आपको बस उन्हें फिल करना है। आपके पास ऑप्शन है, इसका मतलब आपको बस उसको स्टेटमेंट में यूज़ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, आई कॉल्ड हिम डैश ही डिड नॉट आंसर। दोस्तों ऐसा तो होगा नहीं कि आप किसी को कॉल करें एंड ही डिड नॉट आंसर, ऐसा नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे कंडीशन हो रहा है, आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? नॉट आंसर। ठीक है, तो आप बट यूज करेंगे, यहाँ पे आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, आई कॉल्ड हिम बट ही नॉट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 14 के सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? वर्क हार्ड डैश यू विल बी पनिश्ड। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं कि मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। नहीं तो, है ना, एक कंडीशन वो बता रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, जब हम एंड यूज करते हैं तो हम क्या कहते हैं? ये एक श्योर सर्टेन वर्ड होता है। ठीक है, कि कुछ ऐसा है जो होना ही होना है, तो हम उसको क्या करते हैं कि एंड यूज कर लेते हैं। ठीक है, सर्टेनिटी देता है। बट देन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मेहनत कर लो बच्चा नहीं तो फेल हो जाओगे। और तो आपको यहाँ पे क्या क्या यूज़ करना है? और यूज़ करना है। तो वर्क हार्ड और यू विल बी पनिश्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। दोस्तों जब ट्रांसलेशन, जो इस कम्युनिकेशन स्किल्स थी ना, जो अप्रोचेस थे, मेथड्स थी, है ना, उन सब में मैंने बताया था कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होते हैं। तो आप चाहें तो उसमें जाके देख लीजिएगा, बहुत ही, और ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, यह आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 30 वर्ड्स टू 50 वर्ड्स आपको मैक्सिमम यूज़ करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप बता देंगे, इवन आप चाहें तो उसको पहले एक्सप्लेन कर दें कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एक्चुअली दिया किसने था, होता क्या है। ओके, तो और सबसे अच्छा तो आपके लिए है कि भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था ना, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कि क्या होता है, तो उससे आप एक स्टेटमेंट तो वही ले सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिए, देख लीजिए। ओके, मेरे आप जो हमने वीडियोस बनाई हैं पहले की, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। एंड तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, राइट अ कॉम्पोजिशन ऑन कोविड-19 इन अबाउट 50 वर्ड्स। दोस्तों ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोविड-19 पे आप इतना कुछ है, बहुत कुछ है। आप चाहे तो सबसे पहले तो आप मतलब एक बहुत ही अच्छा कॉम्पोजिशन लिखने के लिए क्या होता है, आपके पास नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। इस समय तो पूरा कोविड-19 के बारे में बहुत देखा है, लोगों ने बहुत जानते हैं, पता नहीं क्या क्या देखा है ना, सब न्यूज़ वगैरह सुनते रहते हैं लोग। तो आप चाहें तो कोविड-19 पे सबसे पहले तो यही लिख दें, कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है ना, कि इसको कोविड-19 क्यों कहा गया। फिर उसके बाद आप चाहें तो उसमें वायरस का जो नाम है, प्लस जो सबसे पहली कोविड वैक्सीन भी आ गई अब तो, है ना, जब फिर उसके बारे में बता सकते हैं, सबसे पहले किस कंट्री में देखा गया था, किस सिटी में देखा गया था, सबको पता है। वेरी जनरल है, बहुत जनरल है। तो आप उससे अगर स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा कॉम्पोजिशन आपका बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 50 वर्ड्स में लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, लेकिन फिर भी आप बहुत इंपॉर्टेंट, और जो हर कोई नहीं लिखने वाला है, जो आपको लगे कि ये हर कोई नहीं लिखने वाला है, आपके पास एक अच्छी नॉलेज होगी तो आप उसको डालें। उससे क्या होता है कि आप अपने पूरे 2 के 2 मार्क्स पूरे आप कंजर्व कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द चीफ मेरिट्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड। जितने भी मेथड्स मैंने बताए हैं, जो भी आपके मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो भी था ना, कई सारे सब एक वीडियो में कर रखी है। तो आप चाहें तो उसमें जाकर के देख लें, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी है, डायरेक्ट मेथड भी है ना। आप उसको वीडियोस में देखें, क्लियरली देखें, उससे आंसर आपको लिखने में इजी आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। आपने क्या लिखा है आप उससे चाहे तो मैच कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर फी कंसेशन एज यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय। दोस्तों पहले बात तो जब भी एप्लीकेशन या जो लेटर्स हम लिखे जाते हैं, ध्यान देना होता है कि पहले आपको देखिए, ये तो पता हो गया कि फ़ी कंसेशन का लिखना है, यानी कि एक ऑफिशियल लेटर है, प्रिंसिपल को लिखना है, यानी कि एक ऑफिशियल, यानी कि एक फॉर्मल लेटर है, औपचारिक लेटर है, पत्र है। ठीक है, तो आप ये बात समझ गए, तो आपको ये एक ध्यान में आ जाएगा कि इसका फॉर्मेट होना कैसा चाहिए। पहले आप क्या लिखते हैं
फ्रॉम एड्रेस यानी कि अपना एड्रेस लिखते हैं, फिर आप लाइन छोड़ते हैं, डेट लिखते हैं, लाइन छोड़ते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं टू एड्रेस यानी किसको लिखा जा रहा है, तो किसको लिखा जा रहा है, द प्रिंसिपल, किसी भी स्कूल का नाम लिख दीजिए उसके नीचे, है ना। एड्रेस यानी आप अगर आप जहाँ भी रहते हैं आप उसका स्टेट का, सिटी का नाम लिख देंगे तो एक प्रॉपर एड्रेस वो बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो लिखना ज़रूरी होता है, जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं, औपचारिक पत्र लिखते हैं, तो आपको विषय लिखना, सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, फ़ी कंसेशन विल बी योर सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट फॉर फ़ी कंसेशन आप इतना सब्जेक्ट में डाल देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट में क्या आता है, सैल्यूटेशन। तो क्या आएगा, जो आप डियर सर या रिस्पेक्टेड सर मैडम जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, जो भी आप कंसिडर करते हैं कि प्रिंसिपल आपका मेल था कि फीमेल है, जिस तरह से भी आप जो भी कंसिडर कर लेते हैं वो लिखिए। कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप वो लिखते हैं ना सैल्यूटेशन, तो आप जैसे डियर लिखा आपने, डियर सर और मैडम, आजकल तो सर डियर लिख देते हैं, डियर सर फिर कॉमा, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे कि दिस इज़ टू स्टेट दैट, आई बैक टू स्टेट दैट, जिस तरह का भी आप स्टेटमेंट स्टार्टिंग में यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मल होना चाहिए, फॉर्मल लेटर। आप एक आध एग्जांपल अगर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको लिखना क्या है, और एक्चुअली ये तो पेपर हो ही चुका है तो आप देख ही चुके होंगे लिखना क्या है, क्या लिखा होगा अपने आपको पता ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इन्होंने पहले ही बता दिया है कि एज यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय, आप चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आपको यहाँ पे बॉय ही बन के लिखना है, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज़ का कि बॉय बोल दिया है तो अब बॉय को ही कंसिडर करना है, अपने आप को आप मेल ही माने। लड़कों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने मेल्स थे वो अपने लिए मेल्स की तरह लिख सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। फीमेल्स इस चीज़ को ध्यान दें कि आप बॉय की तरह ही उस लेटर को लिखें, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे अगर आप जब आप लेटर ख़त्म करते हैं तो आप लिखते हैं ना थैंकिंग यू, है ना, आभार, थैंकिंग यू। जब थैंकिंग यू लिखा आपने तो फिर उसके बाद लिखेंगे योर, क्योंकि आपका ये ऑफिशियल लेटर है तो आप यूज़ करेंगे योर्स सिंसियरली, या फिर आपका मन है या फिर योर्स ओबीडियंटली, ठीक है। ओबीडियंटली, ये एल है फ्रेंड्स, ओबीडियंटली। जब आप ये लिख लेंगे तो आपको एक नाम लिखना पड़ेगा, तो वो आपको मेल किसी का नाम लिख दीजिए या फिर XYZ कर दीजिए, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और आप चाहें, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह से लिखना चाह रहे हैं तो आप चाहें तो अपनी डेजिग्नेशन, एक पोजीशन लिख सकते हैं कि हाँ एज अ स्कूल कैप्टन और या जो भी है ना, आप चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। जो आपके जो क्वेश्चन में जितना मैंडेटरी है, जितना इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको फ़ी कंसेशन के लिए लिखना है, सब्जेक्ट आपका हमें आपके फ़ी कंसेशन होना चाहिए। इंटेलिजेंट बॉय है, इंटेलिजेंट बॉय है तो आप बिल्कुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं टॉपर था या मैं टॉपर हूँ, पढ़ने में अच्छा हूँ, बट देन मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं अपनी फ़ीस पूरी की पूरी दे पाऊँ, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे कुछ फ़ीस में कंसेशन दिया जाए, ठीक है, फ़ीस में छूट दी जाए। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स।